नमस्कार, तार्किक विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा सवाल ये है कि क्या भारत बैंकरप्सी की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या आने वाले समय में भारत का दिवालिया निकलने वाला है? ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूँ? वो इस वजह से है। ओल्ड पेंशन स्कीम ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है आजकल, ख़ास तौर से क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं भारत में जिन्होंने पावर में आने के बाद ये ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट फिर से कर भी दिया है। आइए हम थोड़ा जानें कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का झमेला है क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम काफ़ी सिंपल सी है, ये हम सब जानते भी हैं। ये प्रॉमिस करती है कि आपकी फिक्स पेंशन रहेगी रिटायरमेंट के बाद, और वो आपके जो आखिरी सैलरी थी रिटायरमेंट के पहले उसका 50% रहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर रिटायरमेंट के पहले आपकी सैलरी 50,000 रुपये थी, तो फिर रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन मिलेगी 25,000 रुपये की हर महीने। न्यू पेंशन स्कीम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, और न्यू पेंशन स्कीम ये है कि जिस समय से आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं उसी समय से हर महीने 10% आपकी जो बेसिक सैलरी होगी और डीए यानी डियरनेस अलाउंस, तो दोनों का मिला के जो 10% है वो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हर महीने इस न्यू पेंशन स्कीम के फंड में जाएगा, और जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सरकार उसको मैच करेगी। 10% सरकार भी अपनी तरफ से डालेगी। तो मानिए आपकी बेसिक और डीए वगैरह मिला के 50,000 महीना आपकी अगर तनख्वाह होती है, तो वो 50,000 का जो 10% यानी 5,000 आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, 5,000 उसका मैचिंग सरकार की तरफ से होगा। और ये जो 10,000 रुपये निकल के आएंगे ये मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसकी चॉइस आपके पास रहेगी कि आप वो इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में डालें, डेट यानी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें आप पैसे डालें, या मिक्स पोर्टफोलियो ऑप्शंस भी हैं। और ये चॉइस ऑफ फंड एंड फंड मैनेजर, ये सारी चॉइसेस आपके हाथों में रहती हैं। और जो ये अमाउंट है, ये कंट्रीब्यूशन आप रिटायरमेंट के समय तक करते रहेंगे हर महीना। तो क्या है, ये कंपाउंड होते हुए बिल्ड होता जाएगा ये अमाउंट, और जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर करेंगे तब आपका ये रिटायरमेंट अमाउंट एक लंप सम तौर पे आपके लिए रेडी रहेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि भारत में ये भय ज़रूर रहता है कि अरे मार्केट में जो है पैसा डाल दिया, सारा पैसा गायब कहीं ना हो जाए। तो हमको क्या लगता है, हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि नहीं, सारा पैसा जो है गारंटी हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। इसलिए आप न्यूज़ में भी पाते हैं कि कई सारे ये सरकारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम के पीछे जो है पूरा जी जान लगा के जो है प्रोटेस्ट करना, ये करना, सब चीज़ों में लगे हुए। इस वीडियो में लेकिन हम ये देखेंगे कि कैसे ये ओल्ड पेंशन स्कीम की प्रॉमिस करके पॉलिटिशियंस हमारे देश के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और दूसरा कि कैसे ये ओल्ड पेंशन स्कीम के पीछे भाग के सरकारी एम्प्लॉयज़ अपने ही फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद करने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। तो आइए इसका हम विश्लेषण करें। सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे अपने जो 3 ऑर्डर इफेक्ट्स का जो थिंकिंग मॉडल है। ये मॉडल हमें किसी भी विषय के बारे में थोड़ा गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है, और आज इस 3 ऑर्डर थिंकिंग मॉडल से हम ये देखेंगे कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में सरकार अगर लागू कर दे, भारत सरकार और जितने भी प्रदेश सरकारें हैं वो भी लागू कर लें, तो उससे क्या असर होगा। तो 3 ऑर्डर इफेक्ट्स में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि एकदम प्रत्यक्ष होते हैं और उनका असर आपको तुरंत दिखता है। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं और कुछ समय बाद उनका असर दिखता है। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स वो होते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट से प्रेरित होते हैं और काफ़ी लंबे समय बाद उनका असर हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो आइए फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स में हम शुरुआत करें। आज की तारीख में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू हो गई तो उसका क्या असर होगा। सबसे पहले इंक्रीज्ड फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ना। पुरानी पेंशन योजना में सरकार को अपने कर्मचारियों की पूरी पेंशन राशि देनी होगी। पेंशन की रकम कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर तय होती है। इससे सरकार के खर्चों में काफ़ी वृद्धि होगी। सरकार को पेंशन भुगतान के लिए अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। इससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। सेकंड, इंक्रीज्ड अट्रैक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले पेंशन लाभों से सरकारी नौकरियां ज़्यादा आकर्षक लग सकती हैं। लोग निजी क्षेत्र की नौकरियों की तुलना में सरकारी नौकरियों की तरफ जो है आकर्षित ज़रूर होंगे, और ख़ास तौर से अगर कभी भी इकोनॉमी डाउन होती है तब वो आकर्षण और ज़्यादा बढ़ता है कि सरकारी नौकरी जो है सेफ लगती है सबको। थर्ड, रिड्यूस फ्लो ऑफ फंड्स इनटू कैपिटल मार्केट्स। क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें कर्मचारियों के योगदान का एक हिस्सा शेयर बाजार और बॉन्ड जैसे साधनों में निवेश किया जाता है।
ये निवेश पूंजी बाजार को मजबूत करने और विकसित करने में मदद करती है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाने से कर्मचारियों के योगदान से पूंजी बाजार में होने वाला निवेश कम हो जाएगा। इससे पूरे पूंजी बाजार की तरलता और गहराई प्रभावित हो सकती है। सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स: हायर गवर्नमेंट बोरोइंग एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट्स। पुरानी पेंशन योजना के कारण सरकार के खर्चों में वृद्धि होगी। इसके लिए सरकार को बाजार से अधिक उधार लेना पड़ सकता है। अधिक उधार लेने से ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ब्याज दरों में वृद्धि से व्यापार और लोगों के लिए उधार लेना महंगा हो सकता है। इससे निवेश और खपत में कमी आ सकती है। सेकेंड, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट एरियाज। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन भुगतान के लिए सरकार को अधिक धन खर्च करना होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का निवेश कम हो सकता है। इन क्षेत्रों में कम निवेश से आर्थिक विकास और उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च करने से ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव पूंजी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। थर्ड, इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू फिर से करने से पूंजी बाजार में निवेश कम हो सकता है। पूंजी बाजार बचत को उत्पादक निवेश में बदलने और व्यापार एवं बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंशन फंड से निवेश में कमी से पूंजी बाजार की तरलता और गहराई प्रभावित हो सकती है। इससे व्यापारों को पूंजी जुटाने और विकास योजनाओं को वित्त पोषित करने में कठिनाई हो सकती है। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स: इंटरजेनरेशनल इनइक्विटी एंड बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के भुगतान का बोझ भविष्य के करदाताओं पर पड़ेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण जो लोग पेंशन के लिए क्वालिफाई करते हैं वो आने वाले सालों में बढ़ते ही रहेंगे। इससे भविष्य की पीढ़ियों पर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। भविष्य की सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने में कठिनाई हो सकती है। पोटेंशियल मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत बढ़ती पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। यदि सरकार पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए अत्यधिक उधार लेती है तो इससे ब्याज के जो दर हैं वो बढ़ सकते हैं और फिस्कल डेफिसिट वो भी बढ़ सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि से निजी निवेश और खपत हतोत्साहित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। थर्ड, रिड्यूस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भुगतान के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करने से भौतिक और मानव पूंजी में निवेश कम हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य में कम निवेश से अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विकास क्षमता प्रभावित हो सकती है। मानव पूंजी विकास में अपर्याप्त निवेश से कार्यबल की गुणवत्ता और उत्पादकता वृद्धि प्रभावित हो सकती है। निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में कमी से भी आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने से भविष्य की सरकारों पर पेंशन लाभों को बनाए रखने या बढ़ाने का राजनीतिक दबाव पड़ सकता है। राजनीतिक विचार और मतदाताओं के कुछ वर्गों को खुश करने की इच्छा से भविष्य की सरकारों के लिए आवश्यक पेंशन सुधार या वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण उपाय करना मुश्किल हो सकता है। इससे समय के साथ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस में और वृद्धि हो सकती है और वित्तीय चुनौतियां और गहरी हो सकती हैं। रिपल इफेक्ट्स ऑन अदर स्टेट्स एंड द नेशनल इकोनॉमी। यदि एक राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करता है और उदार पेंशन लाभ प्रदान करने में सफल माना जाता है तो इससे अन्य राज्यों पर भी ऐसा करने का दबाव पड़ सकता है। कई राज्यों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय और आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। राज्यों में पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस में वृद्धि का प्रभाव संपूर्ण देश की वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाल सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि ये एक्चुअल ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का वित्तीय असर क्या है सरकारी एम्प्लॉयज़ पर, और कैसे ये सरकारी एम्प्लॉयज़ को जो कहानी न्यूज़ में पॉलिटिशियंस द्वारा जो बेची जा रही है उसमें और हकीकत में कितना बड़ा असर है, और कैसे ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए प्रोटेस्ट करके, ओल्ड पेंशन स्कीम के पीछे भाग के सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने ही फाइनेंशियल फ्यूचर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि कोई 25 साल का व्यक्ति आज की तारीख में सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है और वो 60 साल की उम्र में जो है रिटायर करेगा 2059। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति पूरी नौकरी के समय सिर्फ 50,000 रुपये ही महीना कमाएगा। तीसरी जो चीज़ हम मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति 75 साल की उम्र तक जीवित रहेंगे।
तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय कितना पैसा जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो है इन व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद 75 साल तक की उम्र जो है, उस उम्र तक कुल पैसा वो जो 15 साल में जो सरकार देगी इनको पेंशन के रूप में, वो कितना पैसा होगा। तो कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, अगर वो 50,000 है तो हुआ 25,000। 25,000 गुणा 12 तो 1 साल का आपको अमाउंट मिल जाएगा। उसको आप गुणा करेंगे 15 से, तो आपको मिल जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद 15 साल बचे जीवन में कुल पेंशन की पूंजी जो इस व्यक्ति को मिलेगी वो होगी 45 लाख रुपए। काफ़ी बड़ा अमाउंट साउंड करता है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे न्यू पेंशन स्कीम से। न्यू पेंशन स्कीम में अगर 5,000 रुपये, जो कि इसका 10% है पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 5,000 पर मंथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और ये मान के चलिए 8% सालाना रेट ऑफ रिटर्न ये इन्वेस्टमेंट आपको देता है। और ये 8% काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। न्यू पेंशन स्कीम में आपके पास कई ऑप्शंस हैं कि आप कितना प्रतिशत जो है पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, कितना % पैसा आप डेट वाले मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो सब में जो है रेट ऑफ रिटर्न्स थोड़ा आगे पीछे रहता है। स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो 15%, 20% रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, बट एनीवेज 100% आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते। सो हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट 8% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मान के चल रहे हैं। तो ये जो एक तरीके का आप मान के चलिए SIP है, और ये SIP 10,000 रुपये का, हर महीने 10,000 का SIP 35 साल तक चलेगा इस व्यक्ति के लिए, जब तक ये रिटायरमेंट की उम्र के नहीं हो जाते। रिटायरमेंट की उम्र पे ये जो 10,000 प्रति महीने की जो SIP इस व्यक्ति की चलेगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो फाइनल अमाउंट जो है आपका 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो जाएगा। सो अब हम खाली इस टोटल अमाउंट के अगर कंपैरिजन करके देखें तो न्यू पेंशन स्कीम में इस सरकारी एम्प्लॉय को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो आप खुद ही देख लीजिए। जहाँ एक तरफ उनको सिर्फ 45 लाख की जो राशि है वो मिल पाती, उसी की जगह अब उनको 2 करोड़ रुपए की राशि जो है रिटायरमेंट के समय उनके लिए पूंजी तैयार है 2 करोड़ की। अब ये 2 करोड़ को विड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हैं और काफ़ी सिंपल है। मैं डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स NPS के बारे में इंक्लूड कर दे रहा हूँ, आप इजीली उसको रेफ़र कर सकते हैं। मगर ये बात आप देखिए, इसमें अंतर देखिए, और ये काफ़ी स्पष्ट है। अब हम सुनते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इसी पेंशन स्कीम के बारे में क्या कहा था। क्योंकि ये न्यू पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था 2004 में, तो कई लोग जो उनसे समर्थन नहीं रखते हैं तो उनकी बात हो सकता है नहीं माने, मगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको भारत में ज़्यादातर लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी। ये उनका डायरेक्ट कोट है। उन्होंने जो PM's एड्रेस एट CM's कॉन्फ्रेंस ऑन पेंशन रिफॉर्म्स 22 जनवरी 2007 को ये शब्द बोले थे। मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ। वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन प्रणाली के वित्तीय प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की है। सरकार के सभी स्तरों पर बढ़ते पेंशन बिल को भविष्य में वित्त पोषित करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे संसाधनों पर अन्य मांगे हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में हमारे खर्च को बढ़ाने के लिए। राज्यों में भी आप सभी को बढ़ती पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस की लागत का सामना करना पड़ रहा होगा, जो आपके सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। आप सभी के पास अपने राज्यों के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए बड़े खर्च के दायित्व हैं। इसलिए हमें अपनी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का बेहतर प्रबंधन करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में राज्य के वित्त को स्वस्थ और टिकाऊ तरीके से प्रबंधित किया जा सके। यह पेंशन प्रणाली में बदलावों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। कंक्लूजन मेरा तो ये है कि शॉर्ट टर्म ग्रीड, जो लालच है, चाहे वो सत्ता में आने का लालच हो, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये प्रॉमिसेस कर दे रही हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पाने का, या यदि आप सरकारी एम्प्लॉय हैं और आप अपने ही खाली भविष्य के बारे में बहुत ही सीमित ढंग से अगर सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लालच है ये आपके फ्यूचर को भी डैमेज कर रहा है और देश के फ्यूचर को भी डैमेज कर रहा है।
क्योंकि मैंने आपको दिखाया है इसमें सिंपल से कैलकुलेशन से कि कैसे न्यू जो पेंशन स्कीम है, उससे आपकी जो रिटायरमेंट के समय जो आपको पूँजी आपकी तैयार होके रहेगी, वो कितनी ज़्यादा मात्रा है इन कंपैरिज़न टू आपके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो हड़ताल करना, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ाई करना, इसका कोई तार्किक कारण तो मुझे नहीं दिखाई देता। धन्यवाद। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी मुद्दे के बारे में थोड़ा न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है, पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, उस पे निर्भर ना रह के हम खुद से उन मुद्दों के बारे में बेहतर तरीके से सोचने के तरीके सीखें। और जो थ्री ऑर्डर्स इफ़ेक्ट्स वाला फ्रेमवर्क है, वो एक बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी मुद्दे का थोड़ा और गहरा विश्लेषण करने के लिए। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम अपने सोचने की क्षमता को और बेहतर बना सकें, ताकि हम अब हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे न्यूज़ वालों से और मुझ जैसे यूट्यूबर से आप बेहतर सवाल पूछ सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा उसके बारे में अवश्य कमेंट्स करिएगा। एंड चैनल अगर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।